नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपनी इस क्लास में और अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर अपने सभी दर्शकों और अपने सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं जिस प्रश्न पर बातचीत करने के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ हूं, वो है राग दरबारी। आपको मालूम है, मैंने अपनी पहली वीडियो में बता दिया है कि राग दरबारी छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर BA द्वितीय वर्ष के भी सिलेबस में है और लखनऊ विश्वविद्यालय MA सेकंड सेमेस्टर के हिंदी साहित्य के भी उनके 5वें पेपर में भी ये सिलेबस में निर्धारित है। पिछली क्लास में मैंने श्रीलाल शुक्ल जी की औपन्यासिक यात्रा पर बातचीत करना प्रारंभ किया था और मैंने 3 उपन्यासों पर बात कर ली है उनके। वे तीनों उपन्यास कौन कौन से थे? सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास और राग दरबारी। अब आज हम उनके चौथे उपन्यास पर बात करेंगे। आप डालेंगे हेडिंग नंबर 4, सीमाएं टूटती हैं। सीमाएं टूटती हैं, ये उपन्यास का नाम है। यह उपन्यास 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। व्यापारी दुर्गादास द्वारा अपने पार्टनर गोविंद की हत्या के कारण उसे आजीवन कारावास हो जाता है। व्यापारी दुर्गादास द्वारा अपने पार्टनर गोविंद की हत्या के कारण उसे आजीवन कारावास हो जाता है। दुर्गादास के मित्र बिमल, पुत्र राजनाथ, पुत्रवधू नीला, पुत्री चांद। दुर्गादास के मित्र हैं बिमल, पुत्र हैं राजनाथ, पुत्रवधू हैं नीला और पुत्री हैं चांद आदि सजा के विरुद्ध कोर्ट में अपील करते हैं। प्रस्तुत उपन्यास दुर्गादास हत्याकांड, बिमल और चांद के प्रणय संबंध तथा बिमल और जूही के प्रेम प्रकरण को प्रस्तुत उपन्यास दुर्गादास हत्याकांड, बिमल और चांद के प्रणय संबंध, बिमल और जूही के प्रेम प्रकरण को अत्यंत मनोरंजक ढंग से चित्रित करता है। वस्तुतः खाते पीते संपन्न वर्ग की मनोदशा का चित्रण ही इस उपन्यास का उद्देश्य लगता है। हेडिंग है सीमाएं टूटती हैं। यह उपन्यास 1973 ईस्वी में प्रकाशित होता है। व्यापारी दुर्गादास द्वारा अपने पार्टनर गोविंद की हत्या के कारण उसको आजीवन कारावास हो जाता है। दुर्गादास के मित्र बिमल, उसकी पुत्रवधू नीला, उसका पुत्र राजनाथ, पुत्री चांद, ये सभी लोग सजा के निर्णय के विरुद्ध कोर्ट में अपील करते हैं। और फिर आगे क्या होता है कि यह उपन्यास दुर्गादास हत्याकांड, बिमल और चांद के प्रणय संबंध, बिमल और जूही के प्रेम प्रकरण, इन तीन प्रमुख घटनाओं को अत्यंत मनोरंजक ढंग से चित्रित करता है। और लास्ट में हमें लिखेंगे कि यह उपन्यास वस्तुतः खाते पीते संपन्न वर्ग की मनोदशा का चित्रण करता है। ऐसा लगता है कि इसका उद्देश्य यही है। चलिए अब हम हेडिंग नंबर 5 डालेंगे और हेडिंग नंबर 5 है आदमी का जहर। यह उपन्यास 1974 ईस्वी में प्रकाशित होता है। इसकी विषय वस्तु भी सीमाएं टूटती हैं की तरह, जैसा ऊपर वाला उपन्यास था सीमाएं टूटती हैं, बिल्कुल उसी तरह से है ये। इसकी विषय वस्तु भी सीमाएं टूटती हैं की तरह
हत्या और प्रेम संबंधों में आई दरार है। हत्या और प्रेम संबंधों में आई दरार है। इस उपन्यास का नायक हरिश्चंद्र रूबी को बहुत प्रेम करता है। रूबी को बहुत प्रेम करता है, लेकिन ब्लैकमेलिंग में माहिर एक पत्रकार अजीत सिंह के साथ रूबी के संबंध पर उसे आशंका है। इस उपन्यास का नायक हरिश्चंद्र रूबी को बहुत प्रेम करता है, लेकिन ब्लैकमेलिंग में माहिर एक पत्रकार हैं अजीत सिंह के साथ रूबी के संबंध पर उपन्यास के नायक हरिश्चंद्र को आशंका है। अतः रूबी के साथ होटल के कमरे में बैठे अजीत सिंह पर हरिश्चंद्र रिवाल्वर से जानलेवा हमला कर देता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि उसकी मृत्यु जहर खाने से हुई है। होता क्या है कि जब वो रिवॉल्वर से उसकी हत्या कर देता है तो फटाफट वो होती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है। पहले तो ये होता है कि ये बता दिया जाता है कि अजीत सिंह खतरे से बाहर हैं और कोई मृत्यु की कोई आशंका नहीं है, गोली को निकाल दिया गया है। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इसकी मृत्यु किससे हुई है, गोली से नहीं हुई है बल्कि जहर खाने से हुई है। इसके पश्चात हरिश्चंद्र के साथ रूबी को भी हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन छानबीन के पश्चात अजीत सिंह को जहर देने वाला एक नेता शांति प्रकाश पकड़ा जाता है, जो शांति प्रकाश को अपने रास्ते का कांटा समझकर समाप्त करना चाहता था। जो अजीत सिंह को अपने रास्ते का कांटा समझकर समाप्त करना चाहता था। तो इस तरह से इसकी कथा वस्तु यही है। ये भी सीमाएं टूटती की तरह प्रणय, प्रेम प्रकरण और हत्याकांडों से भरा पड़ा है उपन्यास, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम लिखेंगे हेडिंग नंबर 6, और हेडिंग नंबर 6 जो उपन्यास है उसका नाम है मकान। यह उपन्यास 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह डायरी शैली में लिखा गया है। यह पूरा उपन्यास एक सितार वादक और नगर निगम के असिस्टेंट पद पर नियुक्त नारायण बैनर्जी की यह पूरा उपन्यास एक प्रसिद्ध सितार वादक और नगर निगम के असिस्टेंट पद पर नियुक्त नारायण बैनर्जी की मकान संबंधी समस्या को लेकर लिखा गया है। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। इस उपन्यास में श्रीलाल शुक्ल ने नारायण बैनर्जी की सीधी कहानी न लिखकर श्रीलाल शुक्ल ने नारायण बैनर्जी की
सीधी कहानी ना लिखकर मकान की समस्या के साथ साथ समाज में व्याप्त भाई भतीजावाद, नौकरशाही का भ्रष्टाचार, नेताओं का अनैतिक आचरण, रिश्वतखोरी, गुंडागर्दी आदि का विस्तार से पर्दाफाश किया है। एक लाइन छोड़ कर लिखेंगे, स्वातंत्र्योत्तर भारत में जिस गति से विकास योजनाएं लागू की गईं, स्वातंत्र्योत्तर भारत में जिस गति से विकास योजनाएं लागू की गईं, उससे भी तीव्र गति से भ्रष्टाचार अपनी जड़ें मजबूत करता हुआ विशाल बरगद की तरह पूरे देश में फैल गया। स्वातंत्र्योत्तर भारत में जिस गति से विकास योजनाएं लागू की गईं, उससे भी तीव्र गति से भ्रष्टाचार अपनी जड़ें मजबूत करता हुआ विशाल बरगद की तरह पूरे देश में फैल गया। सारी समस्याएं उसकी संतानें हैं जो समाज को भीतर से घुन की तरह खाकर खोखला कर रही हैं। सारी समस्याएं उसकी संतानें हैं जो समाज को भीतर से घुन की तरह खाकर खोखला कर रही हैं। ये सारे तथ्य मकान नामक उपन्यास में अत्यंत कौशल के साथ व्यंग्यात्मक शैली में पिरोए गए हैं। ये सारे तथ्य मकान नामक उपन्यास में अत्यंत कौशल के साथ व्यंग्यात्मक शैली में पिरोए गए हैं। फुल स्टॉप। तो ये था उपन्यास मकान, जिसमें केंद्र में एक मकान को रखा गया है। ये मकान है किसका? नारायण बैनर्जी का। लेकिन इस मकान को केंद्र में रख करके शुक्ल जी ने समाज में व्याप्त उन सभी समस्याओं को उठाया है, जिसमें भाई भतीजावाद, नौकरशाही का भ्रष्टाचार है, नेताओं का भ्रष्टाचार है, नैतिक आचरण है, रिश्वतखोरी है, नैतिकता का पतन है, जीवन में मूल्यहीनता का असर है, रिश्वतखोरी है, गुंडागर्दी है। इन सब का उन्होंने एक प्रकार से पर्दाफाश किया है। अब लिखेंगे उपन्यास नंबर 7वां, हेडिंग नंबर 7 डालेंगे आप, पहला पड़ाव। यह उपन्यास 1987 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में श्रीलाल शुक्ल ने मुख्य रूप से भवन निर्माण और ईंट के भट्ठों पर काम करने वाले राजमिस्त्रियों, मजदूरों, ठेकेदारों, इंजीनियरों और शिक्षित बेरोजगारों के जीवन को अत्यंत यथार्थपरक ढंग से प्रस्तुत किया है। इस उपन्यास में श्रीलाल शुक्ल ने मुख्य रूप से भवन निर्माण और ईंट के भट्ठों पर काम करने वाले राजमिस्त्रियों, मजदूरों, ठेकेदारों, इंजीनियरों और शिक्षित बेरोजगारों के जीवन को अत्यंत यथार्थपरक ढंग से प्रस्तुत किया है। भवन निर्माण के साथ ही ईंट के भट्ठों पर काम करने वाले मजदूरों की वास्तविक स्थिति पर टिप्पणी करते हुए उपन्यासकार लिखता है कि
भवन निर्माण के साथ ही ईंट के भट्ठों पर काम करने वाले मजदूरों की वास्तविक स्थिति पर टिप्पणी करते हुए उपन्यासकार लिखता है कि डैश एंड कॉमा लिखेंगे, मजदूरों के दलाल उन्हें एडवांस देकर यहाँ ले आते हैं। मजदूरों के दलाल उन्हें एडवांस देकर यहाँ ले आते हैं, पर पूरे खानदान के खानदान मजदूरी की तलाश में इतनी दूरी तक आकर क्या पाते हैं। पर पूरे खानदान के खानदान मजदूरी की तलाश में इतनी दूरी तक आकर क्या पाते हैं। आधी तिहाई मजदूरी, सूअर बाड़े जैसी झोपड़ियां, बेइज्जती और बीमारी। बेइज्जती और बीमारी। क्या कहते हैं, मजदूरों के दलाल उन्हें एडवांस देकर यहाँ ले आते हैं, पर पूरे खानदान के खानदान मजदूरी की तलाश में इतनी दूरी तक आकर क्या पाते हैं। आधी तिहाई मजदूरी पाते हैं, सूअर बाड़े जैसी झोपड़ियाँ पाते हैं, बेइज्जती पाते हैं और बीमारी पाते हैं। एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे, शोषण और भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रतिरोध का यह रूप, शोषण और भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रतिरोध का यह रूप श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में पहली बार प्रकट हुआ। शोषण और भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रतिरोध का यह रूप श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में पहली बार प्रकट हुआ। उपन्यासकार ने राग दरबारी जैसी व्यंग्यात्मक शैली अपनाकर इस उपन्यास को सुरुचिपूर्ण ढंग से पठनीय बनाया है। उपन्यासकार ने राग दरबारी जैसी व्यंग्यात्मक शैली को अपनाकर इस उपन्यास को सुरुचिपूर्ण ढंग से पठनीय बनाया है। फुल स्टॉप और अंतिम हेडिंग डालेंगे, विश्रामपुर का संत। विश्रामपुर का संत यह उपन्यास 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1998, आज से 24 साल पहले 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसकी कथा एक साथ कई स्तरों पर चलती है। इसकी कथा एक साथ कई स्तरों पर चलती है, जिससे कुछ आलोचकों ने श्रीलाल शुक्ल का सर्वोत्तम उपन्यास माना है। जिसे कुछ आलोचकों ने श्रीलाल शुक्ल का सर्वोत्तम उपन्यास माना है। 1999 ईस्वी में बिरला फाउंडेशन के व्यास सम्मान से सम्मानित 1999 ईस्वी में बिरला फाउंडेशन के व्यास सम्मान से सम्मानित इस उपन्यास की मूल चेतना और महत्व को उद्घाटित करते हुए 1999 ईस्वी में बिरला फाउंडेशन के व्यास सम्मान से सम्मानित इस उपन्यास की मूल चेतना और महत्व को उद्घाटित करते हुए पंकज गौतम ने राष्ट्रीय सहारा में लिखा कि डैश करके लिखेंगे नोट के अंदर, औपन्यासिक संरचना में वह सामाजिक दृष्टि भी जरूरी होती है। औपन्यासिक संरचना में वह सामाजिक दृष्टि भी जरूरी होती है जो सापेक्ष वैयक्तिकता के सहारे यथार्थ में बैठकर रचनाशील का हिस्सा बनती है। औपन्यासिक संरचना में वह सामाजिक दृष्टि भी जरूरी होती है जो सापेक्ष वैयक्तिकता के सहारे यथार्थ में बैठकर रचनाशील का हिस्सा बनती है। इसका औपन्यासिक उदाहरण है श्रीलाल शुक्ल का विश्रामपुर का संत। इसका औपन्यासिक उदाहरण है श्रीलाल शुक्ल का विश्रामपुर का संत। फुल स्टॉप उनका क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे, विश्रामपुर का संत की कथा का मुख्य केंद्र। विश्रामपुर का संत की कथा का मुख्य केंद्र एक भूतपूर्व ताल्लुकेदार और अब राज्यपाल कुंवर जयंती प्रसाद सिंह की अंतरकथा के रूप में महत्वाकांक्षा, आत्मछल
कुंठा आदि की कहानी मात्र न होकर, महत्वाकांक्षा, आत्मछल, कुंठा आदि की कहानी मात्र न होकर वर्तमान भारत के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तंतुओं से भी बुनी गई है। कुंठा आदि की कहानी मात्र न होकर वर्तमान भारत के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तंतुओं से भी बुनी गई है। इसमें स्वाधीन देश की सरकार में सामंती तत्वों की पैठ और भ्रष्टाचार के नित नए रूपों के साथ ही आचार्य विनोबा भावे का भूदान आंदोलन भी उभर कर सामने आया है। इसमें स्वाधीन देश की सरकार में सामंती तत्वों की पैठ और भ्रष्टाचार के नित नए रूपों के साथ ही आचार्य विनोबा भावे का भूदान आंदोलन भी उभर कर सामने आया है। फुल स्टॉप। ये प्रश्न यहां पर समाप्त होता है। हम लिखेंगे इसका निष्कर्ष। एक लाइन छोड़कर लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि उपन्यासकार श्रीलाल शुक्ल का प्रत्येक उपन्यास भारत का राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक यथार्थ एक दस्तावेज की तरह सामने खुलकर पृष्ठ दर पृष्ठ हमारे सामने आता जाता है। पृष्ठ दर पृष्ठ हमारे सामने आता जाता है। तो इस प्रकार से यह प्रश्न समाप्त होता है। ये हमारा पहला प्रश्न था राग दरबारी पर श्रीलाल शुक्ल के औपन्यासिक यात्रा। ये 2 भागों में है। पहला भाग आपको पहले मिल चुका है। आज ये उसका पार्ट 2 है, यानी इसका अंतिम भाग। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप इसे पढ़े लिखें, अपनी स्मृति में रखें। नमस्कार।